हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के लास्ट पार्ट को पढ़ेंगे, जो कि है ट्रांजैक्शंस इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। हमने थर्ड लेक्चर में हेजिंग के बारे में पढ़ा था। हेजिंग के अंदर हम लोग अपनी एक्सचेंज रेट रिस्क को कम करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम एक स्पेशल तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसमें हम आज के दिन एक्सचेंज रेट को फिक्स कर लेते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग फ्यूचर में पूरा करते हैं। इससे क्या होगा, हम आज के दिन एक्सचेंज रेट फिक्स कर लेते हैं तो हमें इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है कि फ्यूचर में एक्सचेंज रेट कम या ज़्यादा होगा। इस लेक्चर में हम ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की। इसमें से कुछ ही ट्रांजैक्शंस ऐसे हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट से भी रिलेटेड है, जो कि हमने थर्ड लेक्चर में पढ़ा था। एक एक करके इन सबको स्टडी करते हैं। सबसे सिंपल तरह की ट्रांजैक्शन होती है स्पॉट ट्रांजैक्शन। स्पॉट ट्रांजैक्शंस में हम सिक्योरिटीज़ को खरीदते या बेचते हैं करंट मार्केट प्राइस पर। फॉर एग्जांपल, आपको किसी एक कंपनी का शेयर परचेज करना है, तो हम लोग देखेंगे कि आज के दिन इस समय पर उस कंपनी का मार्केट में शेयर प्राइस कितना है। हम वो मार्केट प्राइस पे करेंगे और उसके बदले में शेयर ले लेंगे। इसको हम कहते हैं स्पॉट ट्रांजैक्शन। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में स्पॉट ट्रांजैक्शंस होती हैं जब हम करंट मार्केट प्राइस पर कोई फॉरेन करेंसी को बेचते या खरीदते हैं। जनरली स्पॉट ट्रांजैक्शंस ऑन द स्पॉट पूरी हो जाती हैं कि आपने पेमेंट दी और उसके बदले में फॉरेन करेंसी ले ली, तो हमने अपनी ट्रांजैक्शन को उसी समय सेटल कर दिया। लेकिन जब भी ये ट्रांजैक्शंस बहुत बड़ी अमाउंट में होती है, जनरली इंटर बैंक मार्केट में, तो उसकी डिलीवरी और पेमेंट में कुछ समय लग सकता है। ये समय 2 दिन तक का हो सकता है, T+2 डेज। टी मतलब ट्रांजैक्शन प्लस 2 डेज की ट्रांजैक्शन के 2 दिन के अंदर अंदर हमने डिलीवरी भी करनी है और पेमेंट भी पूरी करनी है। फाइनेंशियल मार्केट्स में हम करंट मार्केट प्राइस को स्पॉट प्राइस या फिर स्पॉट रेट भी बोलते हैं। जिन मार्केट्स में फॉरेन करेंसीज का लेन देन बहुत ज़्यादा होगा, उन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स को हम लोग कहते हैं लिक्विड मार्केट्स। वहाँ लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। ऐसे मार्केट्स में स्पॉट प्राइस कुछ सेकंड्स में भी चेंज हो जाता है, क्योंकि लेन देन ज़्यादा हो रहा है तो डिमांड और सप्लाई कुछ सेकंड्स में चेंज होती है, जिसकी वजह से मार्केट प्राइस या फिर स्पॉट प्राइस भी बार बार चेंज होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो अभी का करंट मार्केट रेट है $1 बराबर 60 रुपये। हमने $1 खरीदना है। इसके लिए हम लोग बैंक में गए। बैंक में जाकर हमने 60 रुपये दिए और उसके बदले में हमने $1 ले लिया। हमारी ट्रांजैक्शन यहाँ पर पूरी हो गई। हमने डॉलर लिया और हमने उसके बदले में रुपी दे दिया। डिलीवरी भी हो गई डॉलर की और पेमेंट भी हो गई रुपीज़ में। ऐसे ही ट्रांजैक्शंस को हम लोग कहते हैं स्पॉट ट्रांजैक्शन, और ये ऑन द स्पॉट पूरी हो जाती है, यानी कि उसी समय पूरी हो जाती हैं। लेकिन इनमें कभी कभार ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। जब हम बहुत बड़ी अमाउंट में डॉलर्स की डिमांड करेंगे तो बैंक को वो अरेंज करने में समय लग सकता है, तो वो 2 दिन तक का समय दिया जाता है स्पॉट ट्रांजैक्शंस को पूरा करने के लिए। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन होती है करेंसी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन या फिर करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह के ट्रांजैक्शंस में हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हम एक फ्यूचर की स्पेसिफाइड डेट पर एक स्पेसिफाइड एक्सचेंज रेट पर फॉरेन करेंसी का लेन देन करेंगे। यानी कि हमने आज के दिन अपना एक्सचेंज रेट फिक्स कर लिया और उस एक्सचेंज रेट के अनुसार हम लोग फ्यूचर में करेंसी का लेन देन करेंगे। इसको हम लोग हेजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आज का स्पॉट रेट है $1 बराबर 60 रुपये और हमें 1 महीने बाद US डॉलर खरीदने हैं। तो हम एक रिस्क फेस कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि फ्यूचर में 1 महीने बाद एक्सचेंज रेट कितना होगा। हो सकता है कि वो 60 की बजाय 70 रुपये हो जाए। तो हमें डर है कि अगर एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो हमें डॉलर खरीदने के लिए ज़्यादा रुपए पे करने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि मैं आज 60 रुपये पर खरीद लूँ। इसके अलावा हमें ये भी नहीं पता है कि हो सकता है कि फ्यूचर में 1 महीने बाद 60 के बजाय डॉलर 50 रुपये का हो जाए। अगर 50 रुपये का हो जाता है तो हमारे लिए बेहतर होगा कि हम लोग फ्यूचर में खरीदें जब वो सस्ता हो गया है। तो हम लोग एक रिस्क फेस कर रहे हैं
हम नहीं जानते हैं कि फ्यूचर में एक्सचेंज रेट कम होगा या ज़्यादा होगा, तो हम लोग उसको मिटाने के लिए, उस रिस्क को ख़त्म करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और अपना एक्सचेंज रेट आज के दिन फिक्स कर लेते हैं। हमने थर्ड लेक्चर में ये एग्जांपल लिया था कि हमारा एक्सपोर्टर है जिसको 1 महीने के बाद $1000 मिलने हैं। आज का स्पॉट रेट है $1 बराबर 60 रुपये। एक्सपोर्टर को डर है कि 1 महीने बाद ये एक्सचेंज रेट कम ना हो जाए, डॉलर की प्राइस कम नहीं हो जाए। अगर वो 55 रुपये का हो गया तो उसको 1 महीने के बाद कम रुपए मिलेंगे डॉलर को बेचकर। तो एक्सपोर्टर एक ऐसे पर्सन को ढूंढेगा जिसको 1 महीने के बाद डॉलर खरीदने हैं। पर्सन ए को डर ये है कि फ्यूचर में जब उसको 1 महीने के बाद डॉलर खरीदने हैं तब तक डॉलर महंगे ना हो जाए। एक्सपोर्टर को डर है कि डॉलर सस्ता ना हो जाए। तो दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और आज के दिन वो एक्सचेंज रेट को फिक्स कर लेते हैं। इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एक बात और नोट कर लो कि ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज के अकॉर्डिंग होता है। दोनों पार्टीज चाहें तो टर्म्स एंड कंडीशंस अपने हिसाब से सेट कर सकती हैं। कितने लंबे समय तक के लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है ये भी उनके आपसी सहमति से डिसाइड हो सकता है। कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाए गए हैं कानूनी तौर पे कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने का होगा या 3 महीने का होगा या 1 साल का होगा। थर्ड टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। करेंसी फ्यूचर्स सेम होता है जो अभी हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा। करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी हम लोग एक फ्यूचर की डेट डिसाइड कर लेते हैं, एक्सचेंज रेट डिसाइड कर लेते हैं कि फ्यूचर की इस तारीख को इस रेट पर हम लोग करेंसीज का लेन देन करेंगे। दोनों में फ़र्क क्या है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओवर द काउंटर होते हैं। ओवर द काउंटर का मतलब है कि जो दो पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट की वो अपनी आपसी सहमति से डिसाइड कर सकती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कितने लंबे समय के लिए होगा, कितनी अमाउंट का होगा। सारी टर्म्स एंड कंडीशन दोनों पार्टीज डिसाइड करती हैं। जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाते हैं। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म फिक्स कर दी कि इतने लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा। 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2 महीने का होता है, 3 का होता है, 6 का होता है। अगर आपको डॉलर खरीदने हैं 1.5 महीने के बाद तो आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 1.5 महीने का कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक एक्सचेंज पर होता ही नहीं है। इसके लिए आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसको 1.5 महीने के बाद डॉलर बेचने हैं। इसके अलावा फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एक मिनिमम लॉट साइज भी फिक्स किया जाता है। मिनिमम लॉट साइज हमें बताता है कि आपको कम से कम इतने डॉलर खरीदने पड़ेंगे, अमाउंट इतनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। मान लो हमारे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में $1000 है मिनिमम लॉट साइज। इसका मतलब है कि अगर आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आप या तो कम से कम $1000 का करोगे या फिर 2000 का या 3000 का, मल्टीपल्स में होगा। अगर आपको $1200 खरीदने हैं तो आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, फिर आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये सारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं ये स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करने का मतलब है कि अगर आपको 1 महीने के बाद $1000 खरीदने हैं तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा स्टॉक एक्सचेंज पर जा सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज पर $1 का 1 मंथ फ्यूचर खरीद सकते हो। 1 मंथ फ्यूचर का मतलब है कि आपको 1 महीने के बाद $1000 खरीदने हैं। क्योंकि आपने 1 मंथ फ्यूचर खरीदा है $, का, इसका मतलब ये है कि 1 महीने के बाद आपको $1000 दे दिए जाएंगे उस रेट पर जिस रेट पर आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया है। फोर्थ टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन होता है करेंसी ऑप्शंस। करेंसी ऑप्शंस भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जो हम लोग फ्यूचर में पूरा करते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आज का स्पॉट प्राइस है $1 बराबर 60 रुपये
और एक पर्सन है, पर्सन ए, जिसको 1 महीने के बाद $1000 खरीदने हैं। इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो आज खरीद सकता है, लेकिन आज के दिन वो तब खरीदेगा जब उसको ये लगेगा कि फ्यूचर में एक्सचेंज रेट 60 रुपये से ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि वो 1 महीने के बाद खरीदे। 1 महीने के बाद वो तब खरीदेगा जब उसको ये लगेगा कि फ्यूचर में एक्सचेंज रेट 60 से कम हो जाएगा। इसको नहीं पता है कि फ्यूचर में एक्सचेंज रेट ज़्यादा होगा या कम होगा। इसके लिए ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है या तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, यानी कि वो एक्सचेंज रेट आज के दिन डिसाइड कर सकता है। मान लो इसने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वो 1 महीने के बाद $1000 खरीदेगा एक्सचेंज रेट पर, जो कि है $1 बराबर 60 रुपये, और 1 महीने के बाद मार्केट प्राइस हो जाता है $1 बराबर 55 रुपये। तो उसको कॉन्ट्रैक्ट से खरीदने पड़ेंगे। जिस व्यक्ति के साथ ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है उस पर्सन से उसको $1000 खरीदने पड़ेंगे 60 रुपये में, जबकि वो मार्केट से 55 रुपये का $1 खरीद सकता है। तो यहाँ पर ए को लॉस हो गया। ए चाहता है कि उसके पास एक ऑप्शन हो कि या तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाले व्यक्ति से 60 रुपये में खरीद सके या फिर वो मार्केट से 55 रुपये में खरीद सके। इसके लिए पर्सन ए ने क्या किया कि वो अपने फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर के पास गया और उसने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वो 1 महीने के बाद $1000 खरीदेगा फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर से। मान लो उन्होंने एक्सचेंज रेट तय कर लिया $1 बराबर 60 रुपये। इस कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने एक और कंडीशन ऐड कर दी। वो कंडीशन थी कि पर्सन ए को ऑप्शन दे दी गई है कि वो चाहे तो 1 महीने के बाद फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर से डॉलर खरीद सकता है या फिर उसका मन करे तो नहीं खरीदेगा। मान लो कि डेट ऑफ सेटलमेंट पर यानी 1 महीने के बाद एक्सचेंज रेट हो जाता है $1 बराबर 55 रुपये। उसने फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था 60 रुपये में $1 खरीदने का, तो उसको मुनाफा होगा अगर वो मार्केट से खरीद ले, वहाँ से उसको सस्ता पड़ेगा। तो यानी कि हमने सिंस पर्सन एक को ऑप्शन दे रखी थी कि वो चाहे तो फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर से खरीदे या उससे नहीं खरीदे। इस केस में वो फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर से नहीं खरीदेगा क्योंकि उसको मार्केट में और सस्ता मिल रहा है। लेकिन सिंस फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर ने ये एक ऑप्शन दे दी है पर्सन ए को, ये ऑप्शन देने के बदले में फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर एक फिक्स्ड कमीशन चार्ज करेगा। यानी कि जब पर्सन ए ने फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर से 60 रुपये में नहीं खरीदा तो फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर को भी लॉस हो गया क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट जो था वो पूरा नहीं हुआ। तो फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर भी चाहता है कि उसकी किसी तरह से अर्निंग हो, तो हो सकता है कि वो उससे पर्सन ए से 1000 रुपये चार्ज कर सकता है कि मैं आपसे 1000 रुपये ले लूँगा और उसके बदले में आपको ऑप्शन दे दूँगा कि आप चाहो तो मुझसे खरीदो, चाहो तो मुझसे नहीं खरीदो। इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में हम एक व्यक्ति को ऑप्शन दे देते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार फॉरेन करेंसी खरीदे या ना खरीदे। अपने एग्जाम्पल में पर्सन ए बायर ऑफ ऑप्शन है। पर्सन ए ने ऑप्शन खरीदी है कि वो अपनी मर्जी से चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार फॉरेन करेंसी खरीद सकता है या उसका मन करे तो वो नहीं खरीदे। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर है उसने ये ऑप्शन सेल करी है कुछ कमीशन लेके, उसको हम कहते हैं सेलर ऑफ ऑप्शन। करेंसी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और हम लोग ऑप्शन दे देते हैं कॉन्ट्रैक्ट के खरीदार को कि वो चाहे तो करेंसी खरीद सकता है कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार या तो वो उसे नहीं खरीद सकता है। इसके अलावा हमारे एग्जाम्पल में अगर पर्सन ए ने डॉलर खरीदने की बजाय बेचने चाहे होते, उस केस में उसने कॉन्ट्रैक्ट किया होता फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर के साथ कि मैं आपको 1 महीने के बाद $1000 बेचना चाहता हूँ और मैं ऑप्शन रखना चाहता हूँ कि मैं चाहे तो आपको सेल कर दूँ या मैं चाहे तो आपको सेल नहीं करूँ। तो उस केस में भी पर्सन ए को ऑप्शन मिली है कि वो चाहे तो सेल करे अपनी फॉरेन करेंसी या फिर वो उसको नहीं करे।
उस कॉन्ट्रैक्ट को भी हम लोग करेंसी ऑप्शन ही कहेंगे। इन कंक्लूजन, करेंसी ऑप्शंस में हमें ऑप्शन दे दी जाती है कि हम चाहे तो फॉरेन करेंसी खरीदें या ना खरीदें, या फिर हम फॉरेन करेंसी बेचें या फिर नहीं बेचें। ये ऑप्शन देने के बदले में जो ऑप्शन का सेलर है, जो कि हमारे एग्जाम्पल में था फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर, वो ऑप्शन का सेलर कुछ फिक्स्ड कमीशन चार्ज करता है और उस फिक्स्ड कमीशन को हम लोग कहते हैं ऑप्शन प्रीमियम। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो कि करेंसी ऑप्शंस दो तरह के होते हैं। एक है कॉल ऑप्शन, जो कि हमने अपने एग्जाम्पल में डिस्कस किया। कॉल ऑप्शन के अंदर हम लोग ऑप्शन के बायर को, जो कि था व्यक्ति ए, हमने उसको ऑप्शन दे दिया कि वो चाहे तो हमारे ऑप्शन सेलर को, जो कि था हमारा फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर, उससे चाहे तो वो $1000 खरीद सकता था, चाहे तो उससे नहीं खरीदे। यानी कि हमने व्यक्ति ए को हमने अधिकार दे दिया है फॉरेन एक्सचेंज खरीदने का हमारे ऑप्शन सेलर से। दूसरी तरह का करेंसी ऑप्शन है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन में हम लोग अधिकार दे देते हैं फॉरेन एक्सचेंज को बेचने का। मान लो हमारे एग्जाम्पल में पर्सन ए को $1000 खरीदने की बजाय बेचने होते और वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता कि 1 महीने के बाद मैं आपको $1000 बेचूंगा, और उसको ऑप्शन मिलती कि वो चाहे तो 1 महीने के बाद फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर को बेच सकता है, चाहे तो उसको ना बेचे। इस तरह के ऑप्शंस को हम कहते हैं पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन में ऑप्शन के बायर को, जो कि था व्यक्ति ए, उसको अधिकार मिल जाता है फॉरेन करेंसी को बेचने का। फिफ्थ और इनमें से सबसे कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन है करेंसी स्वैप्स। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। एक यूएस की कंपनी है और एक इंडिया की कंपनी है। यूएस की कंपनी इंडिया में आकर निवेश करना चाहती है, मान लो यहाँ पर आकर फैक्ट्री लगाना चाहती है। इसके लिए यूएस की कंपनी को लोन चाहिए होगा इंडियन रुपीज़ में, क्योंकि वो इंडिया में आके अगर फैक्ट्री लगाएगी तो उसको खर्चा रुपीज़ में करना होगा। इंडियन कंपनी यूएसए में इन्वेस्ट करना चाहती है और उसको लोन की ज़रूरत होगी यूएस डॉलर में। अब यहाँ पर यूएस की कंपनी अगर इंडिया में आकर लोन लेती है इंडियन बैंक से, तो उसको एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इसका रीज़न क्या है? जब भी फॉरेन की कंपनी यहाँ इंडिया में आकर लोन लेगी तो हमारे पास एक रिस्क रहेगा, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि यूएस की कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, वो इंडिया की नेटिव नहीं है। तो बैंक्स रिलक्टेंट होंगे उसको लोन देने के लिए, क्योंकि रिस्क ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट भी बैंक ज़्यादा चार्ज करेंगे। इसी तरह से इंडियन कंपनी यूएसए में एक फॉरेन कंपनी होगी तो इसको भी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे यूएसए के बैंक्स। लेकिन अगर यूएस की कंपनी यूएसए में ही लोन लेती है यूएस डॉलर में, तो उसको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा। रीज़न क्या है? ये वहाँ की नेटिव कंपनी है, लोकल कंपनी है, तो वहाँ के बैंक्स के साथ इसकी ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं, तो बैंक्स इसको बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं मानेगा, इसलिए उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन दे देगा। उसी तरह से इंडियन कंपनी अगर इंडिया में आकर लोन लेती है इंडियन रुपीज़ में, तो ये यहाँ की लोकल कंपनी है और यहाँ के बैंक्स के साथ ट्रांजैक्शन करती रहती है, तो इसको कम रिस्की माना जाएगा, इसलिए इसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे दिया जाएगा। यूएस की कंपनी को यूएसए में सस्ता लोन मिलेगा और इंडियन कंपनी को इंडिया में सस्ता लोन मिलेगा। इसी बात का फ़ायदा उठाएंगी ये दोनों कंपनी सस्ता लोन लेने के लिए। और ये ऐसा कैसे करेंगी, ये समझते हैं। मान लो हमारा एक्सचेंज रेट है $1 बराबर 60 रुपये और यूएस की कंपनी को इंडिया में निवेश करने के लिए ज़रूरत है 60 लाख रुपए की, और इंडियन कंपनी को यूएस में निवेश करने के लिए ज़रूरत है $1 लाख के लोन की। दोनों कंपनीज को सेम अमाउंट ऑफ मनी की ज़रूरत है। दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा गया कि यूएस की कंपनी यूएस से $1 लाख का लोन लेगी, क्योंकि वहाँ पर यूएस कंपनी को सस्ता पड़ रहा है, कम ब्याज दर पर लोन मिल जाएगा। इंडियन कंपनी इंडिया से 60 लाख रुपए का लोन लेगी,
क्योंकि उसको यहाँ से सस्ता पड़ रहा है, और यूएस की कंपनी अपने लोन को दे देगी इंडियन कंपनी को, और इंडियन कंपनी दे देगी अपने लोन को यूएस कंपनी को। यानी कि दोनों कंपनीज को अपनी अपनी अमाउंट अपने अपनी करेंसी में मिल गए। इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कहते हैं करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप में दो कंपनीज अलग अलग जगह से लोन लेती हैं और उनको आपस में स्वैप कर लेती है, बदल लेती है। इस एग्जाम्पल को आगे लेते हैं। यूएस कंपनी को 60 लाख रुपए मिले इंडियन कंपनी से, और इंडियन कंपनी को $1 लाख मिले यूएस की कंपनी से। अब यूएस की कंपनी को ब्याज भी भरना पड़ेगा इस 60 लाख रुपए पर, और इंडियन कंपनी को ब्याज भरना पड़ेगा यूएस कंपनी के लिए हुए लोन पर, जो कि था $1 लाख का। इसमें कॉम्प्लिकेशन कहाँ आती है कि ये इंटरेस्ट पेमेंट काफ़ी लंबे समय तक चलेंगी। उस दौरान हो सकता है कि कोई एक करेंसी डेप्रिशिएट हो जाए। हमने जब लोन लिया था तो एक्सचेंज रेट था $1 बराबर 60 रुपये। मान लो कुछ महीने बाद जब इंटरेस्ट की पेमेंट का समय आया तो एक्सचेंज रेट हो गया $1 बराबर 70 रुपये। यानी कि अब इंडियन कंपनी को डॉलर में पेमेंट करनी है इंटरेस्ट की, तो उसको ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे उतने ही इंटरेस्ट को पे करने के लिए। उसके साथ साथ यूएस कंपनी को फ़ायदा हो रहा है। यूएस कंपनी को रुपये में पेमेंट करनी है, तो उसको अब कम डॉलर पे करने पड़ेंगे उतने ही लोन की इंटरेस्ट पे करने के लिए। तो जब इंडियन रुपी डेप्रिशिएट हुआ तो इंडियन कंपनी को लॉस हुआ, यूएस कंपनी को फ़ायदा हुआ। इसी तरह से जब इंडियन रुपी एप्रिशिएट होगा, यानी कि जब डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है, तब यूएस कंपनी को नुकसान होगा और इंडियन कंपनी को फ़ायदा होगा। ओवर द टाइम एक्सचेंज रेट चेंज होगा ही होगा। हम ये नहीं जानते हैं कि कौन सी करेंसी एप्रिशिएट होगी और कौन सी करेंसी डेप्रिशिएट होगी। इन दोनों कंपनीज में से एक कंपनी की होम करेंसी डेप्रिशिएट ज़रूर होगी और उस कंपनी को नुकसान होगा और दूसरी कंपनी को फ़ायदा होगा। तो करेंसी स्वैप में एक एक्सचेंज रेट रिस्क रहती है। इंटरेस्ट पेमेंट लंबे समय तक की जाएगी और वो लंबे समय तक एक्सचेंज रेट चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों कंपनीज जब करेंसी स्वैप का कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, इनको पता है कि एक कंपनी को नुकसान होगा डेप्रिसिएशन की वजह से और दूसरी कंपनी को फ़ायदा होगा। यानी कि दोनों को पता है कि ये एक्सचेंज रेट रिस्क ले रही हैं। इसके कंक्लूजन में हम कहेंगे कि करेंसी स्वैप वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम एक करेंसी के लोन को बदल लेते हैं दूसरी करेंसी के लोन के साथ। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोन को एक्सचेंज नहीं करते, सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट को हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं। हम एक करेंसी की इंटरेस्ट पेमेंट को बदल लेते हैं दूसरी करेंसी की इंटरेस्ट पेमेंट के साथ। फ़ायदा इससे क्या होता है कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रहा है लोन पर, वो हमें सस्ता पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि लोकल कंपनी जब अपनी खुद की कंट्री से लोन लेगी तो उसको सस्ते में लोन मिलेगा, कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट तभी किए जाएंगे जब ब्याज दर में फ़र्क की वजह से उस कंपनी को मुनाफा ज़्यादा हो रहा होगा और एक्सचेंज रेट रिस्क की वजह से लॉस कम हो रहा होगा। हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एक तरह का ऑर्डर होता है जो हम हमारे ब्रोकर को देते हैं। इस ऑर्डर में हम कहते हैं अपने ब्रोकर को कि अगर इस सिक्योरिटी का मार्केट प्राइस इस लिमिट से कम हो जाए तो आप वो सिक्योरिटी बेच देना। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में स्टॉप लॉस ऑर्डर किस तरह से काम करता है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने निवेश करने के लिए $1000 खरीदे थे $1 बराबर 55 रुपये पर। यानी आज के टाइम पर आपके पास $1000 है निवेश के लिए और हमारा आज का स्पॉट रेट है $1 बराबर 60 रुपये। अब मान लो कि रुपी एप्रिशिएट होने लगता है, यानी कि डॉलर का प्राइस कम हो रहा है। इस केस में अगर $1 का प्राइस 55 रुपये से कम हो गया तो आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपने 55 रुपये का खरीदा था
तो आप ये चाहोगे कि इसका प्राइस 55 से नीचे ना जाए बल्कि ऊपर की तरफ जाए। आपने क्या किया, आपने कॉल किया अपने फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर को और उसको आपने कहा कि मेरे $1000 बेच देना जैसे ही प्राइस $1 बराबर 55 रुपये होता है, ताकि आपको लॉस नहीं हो। आपने जितने में खरीदा था उतने में आप उसको बेच दोगे। ये जो ऑर्डर आपने दिया है अपने फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर को कि प्राइस 55 रुपये होते ही आप मेरे $1000 बेच देना, उस ऑर्डर को ही हम लोग कहते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। हमने आज के लेक्चर में जितनी भी ट्रांजैक्शंस डिस्कस की हैं, इनमें से करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, करेंसी स्वैप्स और करेंसी ऑप्शंस, इनको हम लोग डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं। अगर आपको आज के लेक्चर के किसी भी पार्ट में कोई डाउट है तो आप वो नेक्स्ट लेक्चर से पहले ले सकते हो। तब तक आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को अच्छे से स्टडी कर लो। थैंक यू।